Welcome to Ignited Minds Tutorials, where we aim to ignite your mind with knowledge and insights on various topics. In our latest video series Upload, we delve into the fascinating topic of the rise of nationalism in Europe. This period in history saw a surge of nationalism across European countries, leading to significant political and social changes. In our video series, we explore key concepts related to nationalism, such as the idea of a unified national identity, the role of cultural and historical factors in shaping nationalist movements, and the impact of nationalism on society and politics. We also cover important past year questions, PYQs, and delve into the most probable questions that may appear in exams. By watching our tutorials, you will gain a deeper understanding of the rise of nationalism in Europe and its significance in shaping the modern world. So, join us on this enlightening journey as we unravel the complexities of nationalism and its impact on European history. Stay tuned, stay informed, and let your mind be ignited with knowledge. ओके बच्चा पार्टी अभी मैं दरअसल मैथ्स या साइंस से धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आपके डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे अपन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ओके, अभी इस चैप्टर में हमको किस तरह से देखो इसको पढ़ना है। आप हिस्ट्री को इंटरेस्ट के साथ पढ़ें या इंटरेस्ट नहीं के साथ पढ़ें, आपको मुद्दा है मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मार्क्स के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप किस तरह से आंसर्स लिखने वाले हैं, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू राइट द आंसर्स, और दूसरा है आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जैसे अभी अगर आप देखोगे ना, ये एक चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे कहीं हम बात कर रहे हैं नेपोलियन कोड की, कहीं हम बात कर रहे हैं कैसे फ्रांस में धीरे धीरे कलेक्टिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ठीक है। कहीं हम बात कर रहे हैं इटली और जर्मनी कैसे बने, ठीक है। कहीं हम बात कर रहे हैं नेशन स्टेट्स की। तो अलग अलग टॉपिक्स को हम अलग अलग स्लॉट्स में कवर करेंगे और उन टॉपिक्स में नोट्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट वुड बी देयर, एंड फाइनली वी विल मूव ऑन टू पीवाईक्यूज, ठीक है। देखो, अगर मैं ये चैप्टर देख रहा हूं तो मुझे कम से कम 4-5 दिन लगेगा इस चैप्टर को फिनिश करने में, ठीक है। 4-5 दिन बाद जब मैं क्वेश्चंस चालू करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इट्स ह्यूमन दैट यू विल फॉरगेट व्हाट वी स्टार्टेड ऑफ विद, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज हम इनको स्लॉट्स में करेंगे। तो समझ लो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर का ये वाले पार्ट को अपन करेंगे। इस वाले टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास क्या पॉइंट्स होने चाहिए उनको आंसर करने के लिए। एंड लास्टली वी विल मूव ऑन टू the previous year questions that have been asked plus the questions that have been asked in CBSE sample papers, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्याप्त होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज अगर हम जाएंगे दो तरीके से, बस अब अगर मैंने पूरा 5 दिन में चैप्टर को कंप्लीट किया उसके बाद मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, यू विल बी प्रोबेबली फॉरगेटिंग एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर, ठीक है। सो दैट्स नॉट व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, वी आर प्लानिंग टू डू इट टॉपिक वाइज, ठीक है। हर चैप्टर में हम टॉपिक वाइज चीजों को डील करेंगे। इन केस एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज लेट मी नो, ठीक है। ओके, सो इस चैप्टर का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आप हैं इंडियन और आप भाई साहब यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म फैला, उससे आपको क्या मतलब है, पहला चीज तो ये आना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू आई डू विद दैट स्टडी कि भाई नेशनलिज्म पहली बात होता क्या है। एनीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या होता है? एनीवन? नेशनलिज्म देशभक्ति, ओके चलिए। तो देशभक्ति के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? देशभक्ति के लिए, देशभक्ति मतलब टर्म समझ में आ रहा है, राइट। इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? देश, है ना? यस, करेक्ट भाई। अगर हम देशभक्ति कर रहे हैं तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? देश, कम से कम एक देश तो हो जिसके ऊपर आप भक्ति करें। जैसे अगर आप बोल रहे हैं भगवान की भक्ति, तो भगवान हो, ठीक है। तो इस तरह से देशभक्ति अगर है तो देश हो। आज की तारीख में आपके लिए बहुत आसान है कहना कि आप इंडियन हैं, और समझ लो नेशनल एंथम कहीं पे प्ले हो रहा है तो आप खड़े हो जाएंगे वैसा। कहीं पे आपका अगर अभी जैसे इंडिपेंडेंस डे जाता है तो लोग वो सब लगाते हैं और नीचे गिर जाता है तो आप उसको उठा लेते हैं, ठीक है। यू आर कनेक्टेड टू योर नेशन, ठीक है। इंडिया अगर जीत रही होगी तो आप चीयर अप कर रहे हैं, यू आर कनेक्टेड टू योर नेशन। इट्स वेरी इजी, ठीक है, आज की तारीख में इस चीज को समझना। लेकिन तब ये आसान नहीं था, ठीक है। कभी देश नहीं, समझ लो ये कोई कंट्री है,
यहाँ पे इस राजा का राज है, यहाँ पे इस राजा का राज है। ऐसे भाई साहब कंट्री गुटों में बटा हुआ था, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आज की तारीख में आप महाराष्ट्र में हो, आप यूपी में हो, आप वेस्ट बंगाल में हो, ठीक है, व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर एन इंडियन एंड इट्स इजीली अंडरस्टूड। ठीक है, आपको अगर मैं बोलूं कि आप इंडियन है, ये क्या होता है, ऐसा नहीं है, यू नो, ठीक है, यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर नेशन। लेकिन एक टाइम था जब हम ऐसे कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है, हम गुटों में बटे हुए थे। जैसे मैं अगर एक गांव का निवासी हूं, समझ लो कामोठे गांव का निवासी हूं, मेरा आइडेंटिटी कामोठे गांव है। अभी कभी मुगल साम्राज्य आ रहा है, कभी हिंदू साम्राज्य आ रहा है, कभी कोई और साम्राज्य आ रहा है, तो जो आ रहा है राजा वही भाई साहब रूलर, ठीक है, और उसके हिसाब से तो मेरा आइडेंटिटी मेरे गांव से था। वी डिडंट बिलोंग टू अ कंट्री एज अ होल। और ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं था, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का मामला था। इट वॉज बेसिकली प्रिवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो है कि भाई साहब कैसे धीरे धीरे लोग जुड़े और धीरे धीरे नेशन का फॉर्म होना चालू हुआ, ठीक है, हाउ नेशंस गॉट फाइल्ड, कैसे नेशंस बने। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति का, देशभक्ति, देखो जैसे मैं अगर बोलूं देशभक्ति, इंडिया में देशभक्ति किस लिए काम आया? ब्रिटिशर से इंडिया को मुक्त कराने में काम आया। फ्रांस में देशभक्ति किस लिए काम आया? फ्रांस में तो कोई फ्रांस में मतलब किसी के अंडर में नहीं था, लेकिन फ्रांस में मोनार्कियल रूल था, राजा का रूल था, ठीक है, उनसे मुक्त कराने में ये काम आया, ठीक है, एंड टू इंटीग्रेट इट टू वन नेशन, ठीक है। सो द रीजन व्हाई वी आर कंसर्न्ड अबाउट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज बिकॉज ये आग की तरह फैलने लगा, ठीक है। जब धीरे धीरे नेशंस ने देखा कि किस तरह से वो अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी की सहायता से दे आर एबल टू स्टैब्लिश देमसेल्व्स एज प्योर नेशन स्टेट्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली, देन दे स्टार्टेड द नेशन, ठीक है, फिर भाई साहब नेशन बनने लगा, ठीक है, ओके। और ये फैलता गया, अभी धीरे 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 सारे जितने भी लोग हैं वो इसी मॉडल को फॉलो करने लगे। अरे वहां के लोग यूनाइट हो गए एंड दे फॉर्म द नेशन, वी कैन डू द सेम एज वेल। इस तरह से भाई साहब सिर्फ यूरोप में ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहा, पूरा एशिया में फैल गया, सब जगह फैल गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स अरोज एंड दैट्स द रीजन दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है, ओके। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये है आपका भाई साहब फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है, ये आपका पहला है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशंस एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सो दीज आर द प्राइमरी 6 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसमें से आते हैं। आपके ये 6 नोट करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें से पढ़ेंगे, मैं जहां पे नोट करना रहेगा मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। ये आपके 6 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, मैंने जैसे बोला ना, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको कि पहले हम इस पार्ट को खत्म करेंगे, उसके बाद इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस इसमें से आए हैं, वो आपके एमसीक्यूज हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर्स हो, चाहे शॉर्ट आंसर्स हो, और उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने वो भी देखेंगे। एमसीक्यूज में तो कोई स्टाइल नहीं चाहिए, लेकिन बीएसए में या आपके शॉर्ट आंसर्स में या लॉन्ग आंसर्स में आपको एक स्टाइल चाहिए। यू हैव टू राइट द आंसर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नॉलेज है बट यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ विच यू फेल टू गेट द रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 पार्ट्स होंगे इसके, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे इस चैप्टर से कैसे मार्क्स आए हैं, ठीक है, ये ग्राफ है बेसिकली। तो 1.1 जो सेक्शन देखा आपने, 1.1 जो सेक्शन है वो क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अगर आप देखोगे इसमें से आपके एमसीक्यू सबसे ज्यादा किस में बने, देखो पॉइंट 1.4 में बने हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ठीक है। कोई यहाँ पे हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है ऐसा मुझे नहीं लगता है, अगर है तो वेरी गुड, ठीक है, लेकिन नहीं है तो इसको टैक्टफुली कैसे यूज करेंगे टू गेट मार्क्स, दैट इज व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग एट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो एमसीक्यू सबसे ज्यादा पोर्शन है, कहां से, 1.4 से। तो इसको भाई साहब 1.4 द मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली, इसको भाई साहब ठीक से कर लेना है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से। कौन कौन आए थे, कौन कौन राजा थे, कौन कौन रेबेलियंस थे इसमें, इसको आप एमसीक्यू के लिए अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका 1.2 है, ये 1.3 है, देखो 1.3 में आपका देखो ये भी आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सब में, सभी लॉन्ग आंसर्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें नहीं आए हैं 1.5 में, उतने ज्यादा लॉन्ग आंसर्स नहीं आए, चलिए देख लेते हैं 1.5 कौन सा है, विजुअलाइजिंग द नेशन, इसमें से ज्यादा आपके लॉन्ग आंसर्स नहीं आए हैं।
लेकिन बाकायदा अगर आप सब में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है लॉन्ग आंसर्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ऑल द 6 टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर कैरिंग ऑलमोस्ट एन इक्वल वेटेज ऑन लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। विजुअलाइजिंग द नेशन में लॉन्ग आंसर्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ओके, जैसे आपका देखो यहाँ पे अभी वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट आंसर 1, ठीक है। तो वीएसए में देखो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख लो, दीज आर बेसिकली हाउ मेनी वीएसएस हैव पर्टिकुलरली कम। ये ऐसे ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब वीएसए के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। हर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर आइडिया आपको मिल रहा है। ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आए हुए हैं, ठीक है, साल दर साल जो आए हुए, लास्ट 10 इयर्स का डेटा है ये, ठीक है। लास्ट 10 इयर्स का ये डेटा है जिसमें आपको ये मिल रहा है कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस डेटा के मुताबिक आप मतलब एक ही चैप्टर में ना अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, यार मेरे को अगर एमसीक्यू करना है तो कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली दिस वन, ऑब्वियसली दिस वन। अगर मुझे लॉन्ग आंसर करना है तो सारे टॉपिक्स एक्सेप्ट दिस वन आर इंपॉर्टेंट। ये ट्रेंड बता रहा है आप, ठीक है, दिस इज बेसिकली द ट्रेंड। गए वो दिन जब आपके सिर्फ बुक के पीछे से ही क्वेश्चंस आते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है, बट यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन दैट, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू स्कोर मार्क्स। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। ओके, सो इस तरह से हमको भाई साहब पढ़ना है। देखो मैक्सिमम वेटेज इज ऑफ टॉपिक 1.3 द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वेटेज है एज पर दिस। ये 1.3 से देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। ये आपका 1.3 वाला टॉपिक है जो आपका कौन सा है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज 1830 टू 1848। इसमें से ये आपके एनसीईआरटी में भी है और आपके रेफरेंस बुक्स में भी रहेगा, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जैसे मैंने आपको बताया बच्चे 1.4 से आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज बने हैं। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर वन टाइप क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द एज ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज 1830 टू 1848। तो ये आपका भाई साहब विवरण है, ठीक है, 1830 टू 1848, इसमें से भाई साहब आपके टॉपिक्स बने। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, देखो वन जो हमने पीछे डिस्कस किए हुए हैं 1.6 तक, ठीक है। और ये आपका भाई साहब विवरण है कि कहां से कौन से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजाइज कीजिए भाई साहब, ठीक है, लुक एट द डेटा एंड स्ट्रेटेजाइज। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स ऑन विच यू नीड अ डीप रूटेड नॉलेज टू डू वेल, ठीक है, deep rooted knowledge about the question, deep rooted knowledge about the topic, and there are certain subjects in which you just need to know the trend better, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड को आप समझिए, ट्रेंड को समझ पाएंगे तो आप थोड़े से नॉलेज में ज्यादा मार्क्स कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े से नॉलेज में ही आप ज्यादा मार्क्स आप ला पाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, चलिए फिर हम ये चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पीपल, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो ये एक कोई मतलब एकदम आसान सा प्रोसेस नहीं था, बहुत लड़ाइयां लड़ी गई, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, ठीक है, बहुत कुछ सीक्रेटली भी हुआ। जैसे आप आगे चलकर पढ़ोगे, एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। और मतलब देखो कोई नेशन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है आज की तारीख में बड़े आसान है। हम इंडियंस हैं, जो भी हैं, मारा मारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट वी आर इंडियंस, ठीक है। ये उतना आसान नहीं है। एक नेशन का जो बिल्डिंग अप प्रोसेस है, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। वो धीरे 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 एक नेशन की तरह बनता है, ठीक है। आप देख लो, आपके सोसाइटी में ही लोगों में झगड़ा है कि नहीं है ना? इट्स वेरी मतलब अगर आपका भाई साहब 50 लोगों के ऊपर कहीं भी हो जा रहा है तो झगड़ा होना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। सो ये होगा ही होगा। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अभी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने देखा कि चारों तरफ भाई साहब अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ मारा मारी का माहौल था, चारों तरफ भाई साहब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, ठीक है। ओके, सो वी विल सी व्हाट हैपेंड नाउ। दिस इज बेसिकली एन आर्टिस्ट, ठीक है। देखो कैसे लोग कनेक्ट होते हैं। तो फेडरिक सोरेयू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, इनका नाम लिख लीजिए,
Frederic Soreyu was a French artist, ठीक है, prepared a series of 4 prints. इन्होंने भाई साहब 4 prints बनाए, 4 prints बनाए पेंटिंग से, ठीक है, he prepared a series of 4 prints, ठीक है, 4 पेंटिंग्स बनाए. अभी आप बोलेंगे भाई साहब इसका नेशनलिज्म से क्या लेना देना, ठीक है, देखो जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे जनगण मन अधिनायक जय है, दिस इज व्हाट आवर नेशनल एंथम, किसी ने तो इसको लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है, इज इट कनेक्टिंग एवरीवन, यस इट इज, ठीक है, तो आर्ट का जो फॉर्म है वो हम सबको कनेक्ट करता है. वैसे ही फेडरिक सोरेयू ने जो पेंटिंग किया, ये नेशनलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बना. इट एक्चुअली कनेक्टेड पीपल. समझ में आ रहा है ये, ठीक है. तो फेडरिक सोरेयू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स. ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, ऐसे 4 प्रिंट्स बनाए उन्होंने, ठीक है. ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स. So he painted his visualized his dream of a world made up of democratic and social republics. तो इनके पेंटिंग्स में रुको रुको अभी नहीं, तो ही विजुअलाइज कि भाई हमारा एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो. डेमोक्रेटिक या सोशल रिपब्लिक मतलब क्या, मोनार्कियल रूल ना हो, मतलब किंग का रूल ना हो, ठीक है, ही विजुअलाइज. और वैसे उन्होंने पेंटिंग बनाया. ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है. देखो आज की तारीख में आप फटाक से फेमस हो सकते हैं, उल्ट सुल्ट कोई भी रील बनाकर लोग फेमस हो रहे हैं, ठीक है. उस टाइम पे बहुत बहुत गिने चुने लोग ही फेमस होते थे अपने राइटिंग्स के द्वारा या अपने पेंटिंग्स के द्वारा, ठीक है. एंड ही बिकेम फेमस बिकॉज थ्रू हिज पेंटिंग्स, द 4 पेंटिंग्स दैट ही डिड, ठीक है, ही वाज एबल टू रीच पीपल. People appreciated those paintings. People were connecting because he was bringing revolution through his paintings. उनका आर्ट फॉर्म से वो रेवोल्यूशन ला रहे थे, ठीक है. तो फेडरिक सोरेयू एक्चुअली एक पेंटर थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो सोचा उसी को पेंट किया और ये रातों रात फेमस हो गया, ठीक है. और लोग कनेक्ट होने लगे कि यार अब टाइम आ गया है कि लेट्स गेट रिड ऑफ दिस मोनार्कियल रूल. आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि फ्रांस सोसाइटी कैसी थी, कैसी थी, हाँ, मोनार्कियल रूल था. और क्या था, हाँ, लुइस 16, और क्या था. तो 3 क्लासेस थे, आप भूल रहे हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. हाँ, तो नोबिलिटी, किंग्स एंड नोबलमैन और क्लर्गीमैन. किंग्स और नोबलमैन का एक स्टेट था, मतलब ये लोग थे, और क्लर्गीमैन मतलब जो चर्च के पुजारी वगैरह थे. तो ये दोनों ही सारे प्रिविलेजेस सोसाइटी के एंजॉय करते थे. और थर्ड वाला क्लास क्या था, पीजेंट्स का क्लास था. इनको निचोड़कर ये दोनों मस्ती करते थे. इन दोनों का वैसा आराम से चल रहा था, ठीक है. तो फ्रांस में कॉमन लोगों में तो एक भाई साहब खुन्नस था ही. दे वेर वेरी वेरी मच अगेंस्ट द एंटायर रूल, ठीक है. और फेडरिक सोरेयू ने इस चीज को कैप्चर करके अपने पेंटिंग में प्रस्तुत किया, ठीक है. ओके, तो दिस इज हिज पेंटिंग. ये उसका उनका पेंटिंग है, ठीक है, ये उनका पेंटिंग है. अगर आप देखोगे, आपने न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, देखो, इस ऑन द सेम डिजाइन, ठीक है, एकदम सेम डिजाइन है. इन्होंने पेंटिंग किया था और यही इसी डिजाइन पे न्यूयॉर्क में जो आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज की तारीख में है, दैट इज ऑन द सेम डिजाइन, ठीक है. अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्च कर रहे हैं लोग अलग अलग झंडों के साथ, इसका मतलब क्या है, दीज आर ऑल सेपरेट नेशंस. यूरोप जो एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें इतने सारे नेशंस बने, ठीक है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे टूटी फूटी चीजें हैं. देखो यहाँ पे क्राउन दिख रहा है आपको, क्राउन मतलब इसका मतलब क्या हुआ, क्राउन, क्राउन हो गया, फिर राजा का ड्रेस हो गया, ये सब मतलब अभी मोनार्कियल रूल को उखाड़ फेंकने का टाइम आ गया, ठीक है. इसको भाई साहब फेंकने का टाइम आ गया. सो ये अंडर रैशेस है, मतलब इसको भाई साहब ये अभी रद्दी हो चुका है हमारे लिए. तो लेट्स फॉरगेट दिस एंड मेक अ नेशन. और अगर आप देखोगे यहाँ पे इनके हाथ में एक चार्टर है. चार्टर मतलब समझते हैं, चार्टर मतलब होता है जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका देश जो है जिन नियमों पे चलता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो शी हैज गॉट अ चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है. ये उनके पास एक रूल बुक है कि कैसे हम विदाउट इंश्योरिंग दैट एनीबडीज राइट्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड, किसी का राइट्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, किसी पे शोषण ना हो, हम एक देश का निर्माण करने की सोच रहे हैं. दैट इज व्हाट दिस एंटायर पेंटिंग रिप्रेजेंट्स. एंड इवन द गॉड्स आर हैप्पी अबाउट इट, ठीक है. ये पेंटिंग में ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई गॉड्स भी दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस चेंज, ठीक है, विच इज टेकिंग प्लेस. तो ऐसे एक पेंटिंग ने सबका आकर्षण किया, ठीक है. एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. तो शी इज लिबर्टी. लिबर्टी मतलब आजादी, ठीक है. लिबर्टी मतलब किसी शोषित समाज का पूरा ढांचा ही चेंज हो जाना, ठीक है. सो as we could recall, artists of the time of French Revolution personified female
एज अ फीमेल फिगर, शी इज अ फीमेल फिगर। फीमेल फिगर जैसे हम भारत माता बोलते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रांस में जाओगे तो वो पिता बोलते हैं, देश को उन्होंने पिता का संज्ञा दिया है, ठीक है। दे कॉल इट फादरलैंड, जस्ट एज वी कॉल इट मदरलैंड, दे कॉल इट फादरलैंड। इट डिपेंड्स अपॉन कंट्रीज, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज लोग अलग अलग तरीके से इन चीजों को पर्सोनिफाई करते हैं। तो लिबर्टी को इन्होंने एक वुमेन का पर्सोनिफिकेशन दिया, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यू अंडरस्टैंड राइट, आपके पोएम्स में होता है। तो इसी तरह से लिबर्टी जो बेसिकली आजादी है, उनको इन्होंने पर्सोनिफाई किया एज अ लेडी, ठीक है। क्लियर है? ओके। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment as she bears in one hand. तो ये जो torch है, this torch is what बच्चा पार्टी? What is this torch? This is the torch of enlightenment. ठीक है? Torch of enlightenment मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे हम सबको अभी आजादी मिलने वाली है, हमारा लाइफ सुधरने वाला है। Enlightenment, हम सब अभी डार्क फेज से लाइट फेज में जाने वाले हैं। हमारा जीवन जो अंधेरा में है, अभी हम डार्क फेज से लाइट फेज में मूव होने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट शी पर्सोनिफाइड। ओके, द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अभी ये देखो, ये चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। जैसे लिबर्टी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्रीडम आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। ये आप पैदा हुए हैं तो ये सब चीजें आपकी चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ये आपके राइट्स हैं, विच यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव, ठीक है। द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑन द अदर हैंड, ऑन दी अर्थ, अगर आप देखोगे यहाँ पे अर्थ में क्या है, ये सब आपके डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कचरा, ठीक है। क्या है? ऑन दी अर्थ इज द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। शैटर्ड रिमेन्स मतलब टुकड़े पड़े हुए हैं, किसके? शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट, ये सब आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं, देखो, ठीक है। आप अगर बोलेंगे मोनार्कियल रूल चलेगा, लेकिन दिस वुड बी द राइट वर्ड टू बी यूज्ड, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब मोनार्कियल, राजा महाराजाओं के जो चीजें हैं यूज करने वाली, उनके ये सब कीवर्ड ना थोड़े थोड़े नोट कर लिया करो, ठीक है। मोनार्कियल रूल आप बोल सकते हैं डेफिनेटली, there is nothing wrong in this, but absolutist institution would be the right keyword to use, ठीक है। ये आपका कचरा पट्टी है, मतलब यहाँ पे इनके जो चीजें हैं, व्यवहारिक चीजें हैं, वो कचरे की तरह पड़ी हुई है। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट द पेंटिंग डिपिक्ट्स, ठीक है। इन सुरेयुस यूटोपियन विजन, ये आपको लिखना पड़ेगा, यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन मतलब ओरिजिनल थॉट है ये, ठीक है। यूटोपियन विजन, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। देखो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स हो रहे, देखो मतलब जो मैं बोलूंगा वही लिखो, जैसे एब्सोल्यूटिस्ट नेशन अगर आपने लिख लिया है वो काफी है। ये अलग अलग लोग है, देखो ये अलग अलग लोग है। पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, ये अलग अलग नेशंस हैं, ठीक है। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स, तो इनके अलग अलग फ्लैग्स हैं, इनके अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है। दे हैव देयर ओन फ्लैग्स एंड दे हैव देयर ओन नेशनल कॉस्ट्यूम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अलग अलग लोग हैं भाई साहब, ठीक है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by this time were already nation states, ठीक है। तो अभी तक देखो, अगर आप देखोगे ये लीडर्स हैं, इनका अभी हो चुका था, एक मिनट, जस्ट वन मोमेंट। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे आप जैसे बोलोगे कि नेशंस को यहाँ पे पेंट किया गया, उन्होंने अलग अलग फ्लैग्स बना दिए, तो ये फ्लैग को ये रिप्रेजेंट करता हुआ एक ग्रुप है, नेशन हो गया। ये फ्लैग दूसरे नेशन का, ये उनके लोग हो गए, ठीक है। और इन्होंने यूएस को, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, एंड स्विट्जरलैंड, ये आपके नेशन बन चुके थे तभी तक, ठीक है। दीज वेर नेशंस व्हिच वेर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय दैट टाइम। तो लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे कौन कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by this time were already nation states। अभी ये ऑलरेडी क्या बन चुके थे? नेशन स्टेट्स बन चुके थे, ठीक है। दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो इनको पहले रखा है इन्होंने, यूएस और स्विट्जरलैंड को पहले रखा। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में क्या है? विथ द फ्लेम ऑन वन हैंड, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट? विच रिप्रेजेंट्स द
Enlightenment, good. Enlightenment and the Charter of Rights of Man on the other hand, okay, then you can say that these were basically the signs of monarchical rule or एप्टल ठीक है। तो आप ये सारी चीजों को भाई साहब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग ड्रेसेस लोग थे, अलग अलग नेशन स्टेट्स है। ओके, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। तो इनके हिसाब से फ्रांस ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, थोड़ा सा और चिंगारी लगने की जरूरत है एंड फ्रांस की काया पलट हो जाएगी। ठीक है, सो इन अ वे ही इज इनकरेजिंग पीपल टू थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी रीच्ड इट। ठीक है, यूएस के बहुत पास ही हैं आप। यूएस और स्विट्जरलैंड अगर अपने आप को एक नेशन स्टेट से डेवलप कर सकते हैं, नेशन स्टेट, अंडरस्टैंड दिस वर्ड, नेशन स्टेट मतलब कुछ नहीं है, कंट्री है। नेशन स्टेट, आप बार बार इस चीज को सुनेंगे। ठीक है, इट एक्चुअली मीन्स अ कंट्री। ठीक है, तो अगर आपका भाई साहब यूएस और स्विट्जरलैंड आर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एज नेशन स्टेट्स, सो कैन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस भी अपने आप को एक नेशन स्टेट से बना सकता है। ठीक है, आर वी क्लियर? तो फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू। ओके, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो आपके भाई साहब, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, तो जो जर्मनी के लोग हैं, दे आर फॉलोड बाय ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आपको कनेक्शन मिल रहा है कि भाई यूएस और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, फ्रांस इज ऑलमोस्ट रीचिंग देयर, उसके बाद जर्मनी का निर्माण होने वाला है। और यही है चैप्टर में आप देखेंगे, जर्मनी और इटली का भी हम देखेंगे कैसे वो नेशन स्टेट्स में परिवर्तित हुए। ठीक है, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरेयू क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। उस टाइम पे जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट करता ही नहीं था। लेकिन जैसे हम देखते हैं ना कि आर्टिस्ट लोगों का थोड़ा सा सोच आगे होता है, they are a little ahead of their times. Okay, so when he painted this, Germany as a nation didn't exist, but he was foreseeing that there will be a nation which will emerge out in the form of Germany. ठीक है, तो उन्होंने पहले ही बना दिया ये। ठीक है, ओके, the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. तो ये जो फ्लैग कैरी कर रहे हैं, ठीक है, 1848 में सबको एक साथ लेकर ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए एक जर्मन रिपब्लिक जैसे स्टैब्लिश होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट द थीम वाज। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. ठीक है, so these are basically all European nations, सब आजू बाजू ही थे। ठीक है, ये सारे फ्लैग्स कैरी करते हुए, और लगभग सब जगहों पे ही मोनार्कियल रूल था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इनको इंक्लूड किया। फ्रॉम द हेवेंस अबव, तो अभी यहाँ पे गॉड्स को उन्होंने दिखाया, क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, दे आर हैप्पी दैट दिस इज बेसिकली द एक्चुअल लिबरेशन ऑफ पीपल। ठीक है, दिस इज द लिबरेशन ऑफ men. ठीक है, they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. fraternity मतलब एक सामंजस्य है, सब लोगों का एक कॉमन कॉज है। ठीक है, अगर भगवान सबसे जुड़े हुए हैं, तो अगर सब लोगों का एक कॉमन कॉज क्या है, मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो करके डेमोक्रेटिक सेटअप करना और एज अ नेशन स्टेट अपने आप को स्टैब्लिश करना, ये सबका कॉमन कॉज है। इसीलिए भगवान भी इस कॉज में सहायक होंगे सबके लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट ही इज रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, okay, this chapter will deal with many of the issues visualized by Sorayu. तो सोरायू ने जो पेंटिंग किया था उसके बारे में हम बहुत सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज द ओरिजिनल पेंटिंग ऑफ सोरायू। ठीक है, ओके, सो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी, फ्रेडरिक सोरायू ने ये पेंटिंग किया, ठीक है, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं देखो, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट करने वाली चीजों को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेडरिक सोरायू, ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, मिलेगा फ्रेंच आर्टिस्ट, फेमस फॉर फोर प्रिंट्स। ठीक है, फेमस फॉर फोर प्रिंट्स, फेमस फॉर फोर प्रिंट्स। ठीक है, ये जो चार प्रिंट्स थे कभी प्रिपेयर हुए थे 1848 में, दैट विजुअलाइज द ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ
डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, दैट इज व्हाट यू नीड टू मेंशन। तो इन्होंने एक विजन को रिप्रेजेंट किया, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स, मतलब जहां पे मोनार्कियल रूल का कोई जगह नहीं है। तो फ्रेडरिक शेरायू थ्रू हिज मीडियम ऑफ 4 पेंटिंग्स विजुअलाइज द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। Nationalism, a feeling of oneness with the society or the state, love and devotion to the motherland, and belief in the political identity of one's country are the basic attributes of nationalism. ठीक है, तो क्या क्या है भाई साहब आपका? feeling of oneness with the society or the state, love and devotion to the motherland, ठीक है, and belief in the political identity of one's country are the basic attributes of nationalism. तो ये जो आपकी देशभक्ति की भावनाएं हैं, इन सबसे भाई साहब जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, तो नेशन स्टेट क्या होता है? व्हाट इज नेशन स्टेट? अ स्टेट, क्योंकि ये चीजें बार बार घूमते आएंगी। ठीक है, नेशन स्टेट, अ स्टेट दैट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंटिटी। जैसे इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, श्रीलंका श्रीलंका है, बर्मा बर्मा है, चाइना चाइना है। ठीक है, इन जैसे हम चाइना की बात करें तो आपके दिमाग में एक मैप घूमेगा। ये मैप बेसिकली क्या है? दिस मैप इज बेसिकली एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो सेपरेट है दूसरे नोशन से। ठीक है, सो अ नेशन दैट एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ एज अ सेपरेट, तो इसका पॉलिटिकल सेटअप अलग है। जैसे हमारे इंडिया में पॉलिटिकल सेटअप अलग है, चाइना में पॉलिटिकल सेटअप अलग है, प्लस इनकी ज्योग्राफिकल एंटिटी होती है, अलग अलग भाई साहब ज्योग्राफीज है इनकी। ठीक है, एंड अ कंप्लीट सोवरेन टेरिटोरियल यूनिट। तो ये आपका एक कंप्लीट टेरिटोरियल यूनिट है, इसकी टेरिटरी अलग अलग है, सबकी टेरिटरी यहाँ पे अलग अलग है। दिस कॉन्सेप्ट इमर्ज इन द 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब मॉडर्न स्टेट। व्हाट इज मॉडर्न स्टेट? अ स्टेट इन विच sovereignty is exercised by centralized power over a specific territory। जैसे हम एक मॉडर्न स्टेट, ठीक है, तो नाउ हमारा जो sovereignty है वो एक centralized पावर से एक्सरसाइज हो रहा है ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस wherein limitless powers is vested in a single person or body, monarchical rule। ठीक है, अभी अभी जो आपने पढ़ा, ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? ठीक है, मोनार्कियल रूल, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन लिमिटलेस पावर्स, राजा को कुछ भी करने का हक है। राजा अगर घूमने निकलता है और किसी की शक्ल उसे पसंद नहीं, मार दो। ठीक है, इसको फांसी पे चढ़ा दो, कुछ कुछ कोई नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड लिमिटलेस पावर्स, दीज आर लिमिटलेस पावर्स। उससे हमको युद्ध में जाना है तो युद्ध में जाना है। ठीक है, इज वेस्टेड इन अ सिंगल पर्सन और बॉडी, इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पे चर्चा से कुछ नहीं होता, जहां पे सीधा मतलब जो उनकी मर्जी है वही करेंगे। ठीक है, कल अगर उनको टैक्स बढ़ाना हो तो बढ़ा देंगे, कल अगर किसी से उनको लड़ाई करनी हो तो लड़ाई कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। इट इज अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लीडर भाई साहब एब्सोल्यूट अथॉरिटी में है और उसको कोई जवाबदारी दूसरे से नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in 1789। ठीक है, तो 1789 में पहला क्लियर हुआ। फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। 1789 तक भाई साहब कहानी क्या थी? मोनार्कियल रूल चल रहा था। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from a monarchy to a body of French citizens। तो ये जो पॉलिटिकल पावर था ये शिफ्ट हुआ कहां से? मोनार्की से कॉमन सिटीजन्स। ठीक है, दिस एक्चुअली शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की टू द कॉमन सिटीजन्स। ठीक है, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। It marks the beginning of nationalism। तो ये आपका नेशनलिज्म का बिगिनिंग है। ठीक है, ओके। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है।
ना उसमें नाम भी लिख देना, बस पेपर देता हूँ मैं। ठीक है, ओके। व्हाट वाज द साइलेंट फीचर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की इन 1789। द रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द फ्रेंच पीपल। इस तरह से देखो आंसर लिखना है। तो मोनार्की से कहां गया भाई साहब? फ्रेंच पीपल में ये ट्रांसफर हुआ। ठीक है। आइडियाज ऑफ ला पार्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेम, इसको लिख लीजिए भाई साहब। ला पार्ट्री द फादरहुड, मतलब फादरलैंड। ठीक है, तो हम द फादरलैंड भी लिख सकते हैं, ला पात्री। ठीक है, ये मतलब फ्रेंच भाषा है। जैसे हम भारत माता बोलते हैं ना, वैसे उन लोग बोलते हैं ला पात्री, दैट इज फादरलैंड। ठीक है, एंड ला सिटोयन, ली सिटोयन, ला पात्री एंड ली सिटोयन। ठीक है, द सिटीजन। ला पात्री is basically the fatherland and ली सिटोयन is the citizen। ठीक है, these are French terminologies, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, वेल अडॉप्टेड। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हमारा एक ही फादरलैंड है एंड वी ऑल आर इट्स सिटीजन्स। तो ली सिटोयन इज बेसिकली अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द सिटीजन्स एंड ला पात्री इज बेसिकली रेफरिंग टू द फादरलैंड, भारत माता की, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो सब लोग बोले थे। ठीक है, तो वी ऑल गेट कनेक्टेड। तो इसी तरह से वहां पे कलेक्टिव आइडेंटिटी का फॉर्मेशन का पहला स्टेप था ये लापात्री। ठीक है, न्यू फ्रेंच फ्लैग। ठीक है, ट्राई कलर अडॉप्टेड रिप्लेसिंग रॉयल स्टैंडर्ड, तो रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करता हुआ नया फ्लैग को डिजाइन किया गया। स्टेट्स जनरल इलेक्टेड बाय सिटीजंस एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली गठित हुआ। ठीक है, नेशनल असेंबली वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड, तो एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। इंटरनल कस्टम ड्यूज अबॉलिश्ड, तो जितने भी कस्टम ड्यूज थे इंटरनल, उनको वैसा बंद कर दिया गया। ठीक है, कस्टम ड्यूज, जो भी छोटे मोटे धंधों पे जो लोग राजा लोग, जो लोग फालतू का टैक्स लगाते थे, कस्टम ड्यूटीज लगाते थे, वो सब बंद कर दिया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स पे अडॉप्टेड, ये नेपोलियन लाया। ठीक है, नेपोलियन ने ये भी लाया। ठीक है, हालांकि नेपोलियन वाज नॉट अ परफेक्ट, हम उसको बोल नहीं सकते कि नेपोलियन का रूल जो है वो डेमोक्रेटिक रूल था, वो भी एक डिक्टेटर ही था, बाद में देखेंगे। बट दीज आर थिंग्स दैट वर अडॉप्टेड। अभी यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, इसको क्यों? जैसे अगर कभी कभी आप मार्केट जाते हैं तो आप देखते हैं तराजू में भाजी उजी है और इस तरफ वो ईंटा रख देते हैं कभी कभी, है ना, ये पहले होता था, तो ये गलत है। ठीक है, वो आप लोगों को ठग रहे हैं। आपको क्या मालूम 1 किलो का है कि 2 किलो का है? ठीक है, तो पहले ऐसे ही वेट्स लिए जाते थे। तो नेपोलियन जब आया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अभी सारे वेट्स और मेजरमेंट्स जो होंगे वो प्रॉपरली आपके गवर्नमेंट सील रहेंगे और उसी को लेकर आप वेट्स एंड मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सील वाले बट्टे, ठीक है, ताकि लोगों को ठगा ना जा सके। लोग फालतू में पहले से ही, राजा महाराजा लोग उनको ठग रहे हैं, बिजनेसमैन लोग भी अगर उनको ठगेंगे तो क्या करेंगे वो? ठीक है, सो ही अडॉप्टेड द यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, और ये पूरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया ये चीज। ठीक है, फ्रेंच बिकेम द, अभी एक लैंग्वेज हो गया इनका। ठीक है, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो इन्होंने दूसरे सारे लैंग्वेज को नकार के फ्रेंच को आगे रखा, so that everyone from that particular country gets associated with each other in building up the nation state। ठीक है, French armies moved into Holland, Belgium, Switzerland and Italy in the 1790s with a promise of liberating the people from their despotic rulers। तो ये फ्रेंच आर्मीज सब मार्च करने लगी क्योंकि बहुत स्ट्रांग होकर इमर्ज किया, और ये सब दूसरे कंट्रीज में जाकर भी उनके सारे मोनार्कियल रूल का तहस नहस करके उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। ये कोशिश नेपोलियन ने की थी, खैर। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं। ओके, तो नेपोलियन बेसिकली 1769 to 1821 he ruled France from 1799 to 1815। ये इन्होंने इतने दिन तक रूल किया। ठीक है, assumed absolute powers। हालांकि तो आप बोलेंगे कि वैसे तो क्या हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं। ये लुइस को हटाया इन लोगों ने, फिर नेशनल असेंबली हुई, लेकिन नेशनल असेंबली सारी चीजों को संभाल नहीं पाई, तो इस चीज का फायदा उठाकर नेपोलियन आए। नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप किया। नेपोलियन he was not the son of a ruler or a king, he was the son of an ordinary farmer, but he rose to the ranks and he handled the nation very well। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने चेंजेस लाए नेशन में, नेशन को संभाला और नेशन को एक्सपैंड करने की भी कोशिश की। कुछ डिसएडवांटेजेस इनके थे जो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसके वजह से ये हार गए।
एंड अगेन ही वाज डिस्पाइज। लेकिन फ्रांस के नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में नेपोलियन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऑल्दो ही केम एंड अगेन एस्टैब्लिश्ड व्हाट एब्सोल्यूट पावर्स, वो फिर से किंग बन गया। तो आप तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, फिर से एब्सोल्यूट पावर्स क्यों हो गया? तो ये हुआ। देखो कोई भी गवर्नमेंट का जो, देखो अगर आज की तारीख में हम देख रहे हैं ना, चाहे बीजेपी आए चाहे कोई दूसरा पार्टी आए, ठीक है, लेकिन है तो सब डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत। कल को आप ये नहीं बोलेंगे कोई राजा बनेगा, तो वो अलग सेटअप ही हो गया है ना। तो दीज सेटअप्स आर डिफरेंट। फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाता तो कितनी अफला तफली होती है, अगर दूसरा कोई गवर्नमेंट आ गया तो अफला तफली। लेकिन यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही चेंज हो रहा है। डेमोक्रेसी से आप भाई साहब मोनार्कियल रूल, और मोनार्कियल रूल से फिर डेमोक्रेसी ये कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का भरोसा नहीं हो रहा था, जिसके वजह से अगेन द एब्सोल्यूट पावर्स वे एस्टैब्लिश्ड इन 1799 बाय बिकेम द फर्स्ट काउंसिल, ठीक है। तो नेपोलियन जो थे उन्होंने अपना एक कोड लाया 1804। बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछा गया है। इसको सिविल कोड बोला जाता है या नेपोलियनिक कोड बोला जाता है। क्या क्या था? एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया। अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जितने भी आपके प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, जैसे क्या क्या प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, हम राजा के बेटे हैं तो हम राजा होंगे, तुम राजा होने का कैपेसिटी रखो ना फिर राजा बनो, ठीक है। तो जितने भी प्रिविलेजेस थे, क्लर्गी मैन के प्रिविलेजेस, तो आपके ये सारे प्रिविलेजेस नेपोलियन ने बंद करवा दिए। आप अगर सक्षम हैं तो प्लीज प्रूव योरसेल्फ एंड बी, ठीक है। ग्रांटेड द राइट टू प्रॉपर्टी टू फ्रेंच सिटीजन्स, इन्होंने भाई साहब ग्रांटेड किया राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी स्टेप था। देखो कैसा होता है कि अभी समझ लो, अभी लेट्स से ये एक गांव है और विशाल का एक खेती है, ठीक है, ये उसकी जमीन है। अभी समझ लो कोई राजा ए है, वो आता है अपने ट्रूप्स को लेकर पूरा तहस नहस करके चला जाता है और उसने पूरा कॉन्कर कर लिया। अभी राजा ए बोलेगा अब ये तुम्हारी जमीन नहीं रही, अब हमारा हो गया। ऐसा होता था। मतलब लोगों का कोई परमानेंट स्थान ही नहीं था। पॉपुलेशन कम था, जगह काफी थी, ठीक है, लेकिन कोई परमानेंट, अब इसने पूरा साल मेहनत किया होगा लेकिन सारी फसल गई इसकी, ठीक है। तो नेपोलियन ने बोला कि भाई देखो कोई भी राजा हो, कोई भी फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट हो, जिसका लैंड है या जिसका प्रॉपर्टी है, वो लैंड या प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, ठीक है, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हर्ड समथिंग कॉल्ड एज राइट टू प्रॉपर्टी। आज की तारीख में आपके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है, भाई ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, कहां से होगा तुम्हारा? भाई लिखा पड़ी है इस चीज की, ठीक है। ये सब आपका भाई साहब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की लिखा पड़ी है भाई साहब, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर चेक कर लो, ठीक है। तो इसका गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड रखा है। उस टाइम पे ऐसा कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। तो नेपोलियन ने बोला कि सबका एक राइट टू प्रॉपर्टी है, एवरीबडी हैज अ राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, इन्होंने बोला कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन जो है, लेट्स सिंप्लीफाई देम। कोई भाई साहब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, वी विल सिंप्लीफाई देम। अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या होता है बोलो, व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम? देखो इतना बड़ा एक राज्य है, ये समझ लो किंग है, ठीक है। अभी क्या किंग के लिए सब कुछ एडमिनिस्टर करना पॉसिबल है? नहीं। तो इन्होंने क्या रख दिए? गुंडे रख दिए। गुंडे क्या है? मतलब ये वसूली करेंगे और किंग तक उस वसूली को पहुंचाएंगे। किंग बोल रहा है मुझे 10 रुपए दो पर इंसान का, तो ही काफी है। ये भाई साहब हर इंसान से 50 रुपए वसूली कर रहा है। किंग को बाकी के 40 से कोई मतलब नहीं है, रखो तुम, मेरे यहाँ पे 10 रुपए पहुंच जाने चाहिए, ऐसा, ठीक है। सो दीज वेर फ्यूडल लॉर्ड्स, इनकी भाई साहब बहुत चलती थी, ठीक है। ये भाई साहब घोड़े से आते थे, इनकी अलग आर्मी होती थी, इनके अलग गुंडे होते थे और इनकी अलग तबाही होती थी, ठीक है। तो इन्होंने पूरा फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया। फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। राजा 10 रुपए मांग रहा है लेकिन फ्यूडल लॉर्ड 50 रुपए मांग रहे हैं, बाकी का 40 से अपना जेब भरेंगे ये, ठीक है। तो डबल शोषण हो रहा है लोगों का। तो इन्होंने पूरा एंड फ्रीड पिजन्स फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम मतलब क्या होता है? एनीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज सर्फडम? बेगारी। बेगारी मतलब समझते हो? ओके, जैसे मतलब समझ लो, जैसे आपकी कोई गाड़ी है, ठीक है, मैंने बोला कि यार मैं समझ लो पुलिस वाला हूं, मैंने बोला कि यार 2-3 क्रिमिनल्स को पकड़ना है, तुम्हारी गाड़ी चाहिए। तुम बोलोगे गाड़ी आप भाड़े पे ले सकते हैं, मैं दूसरों को देता हूँ भाड़े पे, ठीक है, आप भाड़े पे ले लीजिए, इतने से इतने टाइम का इतना भाड़ा बनेगा। मैंने बोला नहीं, भाड़ा देना ही नहीं है, ऐसे ही लूंगा मैं गाड़ी। हाँ पेट्रोल चलो भरवा दूंगा लेकिन गाड़ी ऐसे ही लूंगा। अभी अगर तुम मुझे गाड़ी नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा।
कुछ केस बना दूंगा तुम्हारी गाड़ी पे, अरे उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी गाड़ी इन्वॉल्व थी, ऐसा। इसको बोलते हैं हम जबरदस्ती सर्व डब। मतलब अभी ये 2-3 दिन जो मैं तुम्हारी गाड़ी यूज करने वाला हूँ, उसका तुमको एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। दिस इज कॉल्ड सर्व डब, मतलब बेगारी जिसको हम बोलते हैं। तो ये इससे मतलब ऐसे किसानों से ना ऐसे ही काम करवाते थे लोग बिना पैसा दिए, तो इससे मुक्त करवाया। रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स इन टाउन्स। गिल्ड्स मतलब अलग अलग टैक्सेस होते थे, बहुत सारे टैक्स के ऐसे ऐसे काउंटर्स होते थे, तो ये सब उन्होंने रिमूव करवाया। इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया। मिलिट्री, नेपोलियन प्रूव टू बी एन ऑपरेसर फॉर द पीपल ऑफ द कॉन्कर टेरिटरीज, ये उनसे गलती हो गई, ठीक है। तो जो कॉन्कर कर रहे थे उनके लिए ये ऑपरेसर प्रूव हो गए, ठीक है। ही बिकेम एन ऑपरेसर, मतलब जुल्म करने वाले। टैक्सेशन एंड सेंसरशिप वेर इम्पोज्ड, ठीक है। टैक्सेशन इन्होंने किया क्योंकि इतने सारे वॉर्स ये लड़ रहे थे, तो ऑब्वियसली टैक्स को बढ़ाना। अभी लिखो मत, मैं दूंगा लिखने का, ठीक है। अभी टैक्सेशन बढ़ाया इन्होंने, इतने सारे वॉर्स लड़े, कहां से लड़ेंगे पैसा, पैसा कहां से आएगा, तो टैक्स बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। सेंसरशिप वर इम्पोज, सेंसरशिप मतलब वही न्यूज पब्लिश होगी, वही न्यूज पब्लिक तक पहुंचेगी जो राजा चाहेगा, जो नेपोलियन चाहेगा, दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप। एंड मिलिट्री सर्विसेज वे मेन मैंडेटरी, हर फैमिली से आपको मिलिट्री सर्विस के लिए किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। समझ में आ रहा है? सो दीज वेर थिंग्स दैट वेर मेड एब्सोल्युटली नेसेसरी। नो नेशन स्टेट्स बिकॉज यूरोपियंस नेवर सॉ देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये सब तो अपन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ठीक है। Which of the following revolutions is called as the first expression of nationalism? तो obviously French Revolution is called as the first expression of nationalism, ठीक है। तो French Revolution is called the first expression of nationalism, clear है? ओके। और देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन, ये आपका देखो 2020 का एक्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा गया है बोर्ड्स में। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन फ्रेडरिक सोरायूज पेंटिंग्स, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये भाई साहब आपका पेंटिंग का टाइटल है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सो लेट्स लुक एट दिस पीपल, ये इसका आंसर है, इस तरह से आंसर होना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज पर्सोनिफाइड, इट इज बेसिकली अ लेडी हु इज पर्सोनिफाइड एज लिबर्टी, ठीक है, as woman bearing the torch of enlightenment, ठीक है। she is personified as a woman who is bearing the torch of enlightenment in one hand and the charter of rights of man in the other। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। एक मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज पर्सोनिफाइड as a woman bearing the torch of enlightenment on one hand and the citizen and the charter of rights of man on the other, ठीक है। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन दूसरे हाथ में है और एक हाथ में उसका क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। विच नेशन वाज आइडेंटिफाइबल इन द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर इन सुरायोस ओटोकियन विजन? ट्राई कलर किसका था भाई साहब? फ्रांस का ही था, ठीक है, इट वाज फ्रांस, ठीक है। विच नेशन वाज आइडेंटिफाइड, देखो मैं आपको जो जो पढ़ा रहा हूं ना उससे सबसे आप कनेक्ट करवाऊंगा आपको, ये 2019 का क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आया हुआ है। विच नेशन वाज, अभी अभी आपने पढ़ा कि ट्राई कलर जो था वो किसका था, फ्रांस का था, ठीक है। विच नेशन वाज आइडेंटिफाइबल इन द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर इन सोरायूज यूटोपियन विजन? सो दैट वाज फ्रांस, ठीक है। ओके, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज? क्या था इनका मेन एम, ठीक है। द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी ये तो हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, जैसे आप, जैसे अभी अभी मैंने अगर नेशनल एंथम प्ले कर दिया तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। अगर आप देखोगे जैसे आपके, यार
ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, अमंग्स द फ्रेंच पीपल। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब सब लोग एक साथ होकर एक नेशन बनाते हैं। जैसे अभी अगर मैंने आपको अचानक से नेशनल एंथम प्ले, जैसे आप समझ लो सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, आराम से पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे हैं, अभी तक पिक्चर चालू नहीं हुई है, पिक्चर के पहले एड हो रहा है, अचानक से नेशनल एंथम जब प्ले हो जाता है, सब लोग वैसा उसी हालत में खड़े हो जाते हैं, है ना? वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड, that is a part of your national identity. Whenever a national anthem is being played, irrespective of wherever you are, you stand up and pay your homage to the national anthem. Okay, that's because that is a part of your collective identity. ये आपके collective identity का एक part है, ठीक है? Okay, so this is how had Napoleonic code exported to the regions under French control. तो ये सब हम पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है? Okay, so we will understand French Revolution. Okay, okay. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो नेशनलिज्म भाई साहब सिर्फ फ्रांस पे नहीं था, सब पे था, ठीक है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, टू मेनी चेंजेस इवॉल्व। सो नेशनलिज्म बॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के दौरान, ठीक है, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. Okay? Political and mental. The end result of these changes was the emergence of the nation state, okay? And in place of dynastic empires of Europe. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? द एंड रिजल्ट नेशन स्टेट एस्टैब्लिश हुआ इन प्लेस ऑफ डायनेस्टिक स्टेट्स ऑफ यूरोप। डायनेस्टिक स्टेट्स मतलब मोनार्कियल रूल्स थे, ये सब राजा महाराजाओं की टेरिटरीज थी, ये कभी बढ़ती थी कभी कम होती थी, डिपेंडिंग। अगर इन्होंने अटैक करके किसी दूसरे का किंगडम जीत लिया तो उनका एरिया बढ़ जाएगा, अगर किसी दूसरे ने इनका किंगडम जीत लिया तो उनका एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। बट नेशन स्टेट इज व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, ये सारे जितने भी चेंजेस हुए उनका एंड रिजल्ट क्या था भाई साहब? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, ठीक है। तो नेशन स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट हुई in place of dynastic empires. The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. तो एक centralized power हो गया, एक centralized power मतलब अभी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड पावर ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा था, लोगों के अंदर मोनार्कियल रूल के अगेंस्ट एक आक्रोश बढ़ रहा था। थोड़ा बहुत आपको हिंट नाइन्थ में मिल चुका है कि कहां पे आपका फ्रांस का जो सोसाइटी है वो तीन में विभाजित था, और सबसे ज्यादा जो पीड़ित वर्ग था वो था पीजेंट्स का वर्ग, ठीक है। वहां पे बहुत सारा एट्रोसिटीज होता था, तो धीरे धीरे ये सब राइज होने लगा, ठीक है। तो ये आपका मोनार्कियल रूल था लुइस का, और दिस इज बेसिकली नेपोलियन। इन्होंने खुद के दम पे डिक्टेटरशिप और रूल स्टैब्लिश किया, ठीक है। ही रोज टू द रैंक्स एंड बिकेम द रूलर और रादर द डिक्टेटर और द किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है। A nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent, ठीक है। ये कॉमन आइडेंटिटी, इसका अलग नाम भाई साहब क्या है? कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये था भाई साहब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ऑन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, सब ज्यादा करके लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से जुड़े और इनका सेम हिस्ट्री हो या डिसेंट हो। डिसेंट मतलब समझते हैं? कुछ सालों पहले इंडिया में बहुत चर्चित विषय था डिसेंट, मतलब न्यूज पेपर वगैरह में। ओके, डिसेंट इज व्हाट, मतलब आपका जो चला आ रहा है, ठीक है, दैट इज बेसिकली डिसेंट। तो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। जैसे समझ लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया में अगर अफगानिस्तान से कोई आया तो 5-6 साल हुआ है, तो क्या हम इनको इंडियन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, राइट, बिकॉज दे डू नॉट शेयर द इंडियन डिसेंट। आप इंडियन इसलिए हैं क्योंकि आपके दादाजी भी इंडियन थे, उनके दादाजी भी इंडियन थे, उनके तो आपके पुरखों से ही सब लोग इंडियन हैं, इसीलिए आप तो डिसेंट मतलब ये पुरखे जो हैं आपके 7 पुरखे या 10 पुरखे या 15 पुरखे, पता नहीं कितने, ठीक है, दे वर ऑल इंडियंस, हेंस यू आर एन इंडियन, ठीक है। तो ये कॉमन डिसेंट मतलब फ्रांस में सारे के सारे एक डिसेंट से आ रहे हैं, ठीक है।
ओके The commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles, ठीक है, through the actions of leaders and the common people. तो ऐसा नहीं है कि वैसा बहुत पहले से ही चला आ रहा था, धीरे धीरे स्ट्रगल्स में, ठीक है, धीरे धीरे लीडर्स ने कुछ एक्शंस लिए एंड द कॉमन पीपल, इन सब के प्रयास से ये हुआ, ठीक है, इन सब के प्रयास से ही हुआ. ओके This chapter will look at the diverse process through which the nation states and nationalism came into being in the 19th century. तो कैसे अलग अलग प्रोसेस से ये नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई और कैसे अलग अलग प्रोसेस से लोग एक दूसरे के साथ कलेक्टिव आइडेंटिटी से जुड़े, ठीक है. दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. Okay, the first clear expression of nationalism came in the French Revolution in 1789. तो पहला, ठीक है, फ्रांस में रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789. ये फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म था. रेवोल्यूशन हुआ 1779 में एंड दैट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है. ओके France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. What do you mean by an absolute monarch? किंग, जिनका डिसीजन ही सर्वोच्च है, ठीक है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकता. वॉट एवर डिसीजन ही और शी टेक्स विल बी द फाइनल डिसीजन, ठीक है. सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क, ठीक है. तो 1789 तक फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क से चालित सोसाइटी थी. मतलब यहाँ पे एक प्योर मोनार्कियल रूल था, ठीक है. ओके द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the French citizens. ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, पॉलिटिकल सेटअप में चेंजेस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए जिसके तहत क्या हुआ? सॉवरेनिटी मतलब जो गवर्नमेंट है वो कहां से कहां गई? मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन को हैंड ओवर हो, ठीक है. सो द गवर्नमेंट गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की और रादर किंग टू डेमोक्रेसी, ठीक है. तो ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद ऐसा हम अचीव कर पाई या फ्रांस सोसाइटी जो है वो अचीव कर पाई. ओके द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny, ठीक है. तो लोग, भाई साहब, सब लोग इसमें मिल गए एंड दे वर बेसिकली मार्चिंग एट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. ये आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है. द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी मतलब जो लोग बगावत कर रहे हैं, ठीक है, introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. तो अलग अलग तरीकों से इन्होंने लोगों को जोड़ना चालू किया. कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब क्या होती है? देखो, आपको क्यों लगता है कि ब्रिटिशर्स लोग हमारे ऊपर 200 साल तक राज कर गए? व्हाट वाज द मेन रीजन? एक कोई कंट्री से लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए, उनको बिजनेस दिखता है, नेचुरल रिसोर्सेज दिखते हैं, उन लोग लूटना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे किंग्स के साथ ये अपना प्लान करते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा बोलते हैं कि यार यहाँ पे लूटना क्या है, यहाँ पे तो हम इस पूरे देश पे राज कर सकते हैं, और 200 साल तक राज करके चले जाते हैं. व्हाट ट्रिगर्ड दिस? व्हाट वाज द मेन रीजन? वेर नॉट टुगेदर. व्हाई वेर दे नॉट टुगेदर? मोनार्कियल रूलर्स. ओके वन थिंग इज कि भाई आपके जितने भी लोग थे वो इंडियंस में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है. दे वर नॉट वन एज अ नेशन. मैं कामोठे गांव का हूं, तुम वाशी गांव के हो, तुम पनवेल गांव के हो, ऐसा है तुम्हारा आइडेंटिटी. हम सब इंडियंस हैं ऐसा तो था ही नहीं. देयर वाज नो कलेक्टिव आइडेंटिटी. तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर सच अ ह्यूज फोर्स ऑफ ब्रिटिशर्स टू बी डेल्ट विद इंडिविजुअली. यू नीड टू डील विद देम एज अ नेशन. और ये तभी हो सकता है जब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, जब आप अपने आप को कंट्री से आइडेंटिफाई करें, ना कि अपने गांव से, ठीक है. और ये कलेक्टिव आइडेंटिटी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि बार बार इंडिया में अटैक्स हो रहे थे, बार बार इंडिया में फॉरेनर्स के अटैक्स हो रहे थे, मुगल्स के अटैक्स. चलो मुगल्स तो यहाँ पे आकर बस गए, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे अटैक्स हुए. तो ये कांस्टेंट इंडिया में अटैक्स हो ही रहे थे, बिकॉज ऑफ विच हमारी कमर टूट चुकी थी.
और जब ब्रिटिशर्स आए उनके लिए भाई साहब मक्खन था, वो अपना होमवर्क करके आए थे। उन्होंने भाई साहब देखा ये नेचुरल रिसोर्सेज है, लोग भाई साहब बटे हुए हैं, लेट्स रूल। इंस्टेड ऑफ मेकिंग बिजनेस डील्स विद देम, लेट्स मेक अ कंट्री डील विद देम। पूरे कंट्री पे राज करते हैं ना, बिजनेस क्या करना, देखिए बिजनेस तो अपन कर ही लेंगे, पूरे कंट्री पे अपना होल्ड लगा देते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ दे बेसिकली, तो हमारा कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था, और जिसके वजह से हम एज अ नेशन इमर्ज नहीं कर पाए, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो फ्रांस में लोगों ने समझ लिया कि भाई साहब पहले तो लोगों को जोड़ना है, और लोगों को अगर जोड़ना है तो बहुत जरूरी है कि हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाएं, ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाएं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर है। आप देखो ना, आपके साथ भी कलेक्टिव आइडेंटिटी का प्रोसेस हो रहा है क्या? आप स्कूल जाते हो, एक ड्रेस पहनना पड़ता है, कि ऐसी फैंसी ड्रेस पे चले गए तो एक ड्रेस पहनना पड़ता है, राइट? व्हाट इज इट? वो भी तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है ना। डीपीएस का एक भाई साहब ड्रेस है, केपीसी का एक ड्रेस है, एमएनआर का एक ड्रेस है। सो ऑल दीज आर व्हाट, वी आर कलेक्टिंग पीपल, यू आर कनेक्टिंग द स्टूडेंट्स। तो ये आप उनको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दे रहे हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसली। इट्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। सुबह उठ के आप रोज ड्रेस पहनकर जा रहे हो, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि आप भाई साहब उस स्कूल के हो, ठीक है। दूर से कोई इंसान देखकर ही बता सकता है ये स्टूडेंट भाई साहब एमएनआर का है, ठीक है, या डीपीएस का है, एज पर देयर ड्रेसेस, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये सारे आइडियाज आपके कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इसीलिए कैसे हम लोगों को जोड़े, किन चीजों से लोगों को जोड़े, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द ये रेवोल्यूशनरीज डिजाइन करने लगे कि भाई साहब कैसे जोड़े हम लोगों को, हाउ डू वी एंश्योर अ कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर ऑल दीज पीपल। क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, अपने आप को यहाँ पे इन लोगों को मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो करके फ्रांस को एक नया नेशन की तरह स्टैब्लिश करना है। ये लड़ाई बहुत कठिन है, इसमें बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसमें बहुत बड़े मनोबल की जरूरत पड़ेगी, कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाए। सो दैट इज व्हाट द कलेक्टिव आइडेंटिटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी पे काम करने लगे, ठीक है। सो द आइडियाज ऑफ ला पात्री, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला फादरलैंड एंड ली सिटोयन, ठीक है, दैट इज द सिटीजन। ये आपका ला पात्री मतलब फादरलैंड एंड ली सिटोयन, दीज आइडियाज प्रॉपर emphasize the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे फ्रेज लोगों को कनेक्ट करने लगे। जैसे भारत माता की जय, ऐसे अगर हमने बोल दिया तो 10 लोगों ने जय बोला तो 10 लोग कनेक्ट हो गए ना मेरे साथ, ठीक है। तो इसी तरह से ला पात्री एंड ला सतोयन, ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो स्लोगन्स हैं, ये धीरे धीरे इंपॉर्टेंस गेन करने लगे। इन बिट्स एंड पीसेस दीज फ्रेजेस वेर कनेक्टिंग पीपल, ठीक है, कनेक्टिंग पीपल एंड गिविंग देम अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। French Revolution. Okay, a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. अभी दूसरा स्टेप क्या था? पहला स्टेप हो गया आपका ला पात्री एंड ली सिटोयन। दूसरा क्या था भाई साहब? रॉयल, पहले एक फ्लैग हुआ करता था, उसको हटाकर अभी नया ट्राई कलर वॉज चोजन एज द फॉर्मल। तो ये रॉयल स्टैंडर्ड को हटाकर नया ट्राई कलर वॉज चोजन एज द न्यू फ्रेंच फ्लैग, ठीक है। सो दिस बिकेम अनदर सिंबल ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, ला पात्री ले सिटोयन। फिर ये नया जो ट्राई कलर फ्लैग है, दिस एक्चुअली रिप्लेस द ओरिजिनल रॉयल स्टैंडर्ड, ठीक है, रॉयल स्टैंडर्ड को उसने रिप्लेस कर दिया, एक नया फ्लैग का गठन हुआ। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो ये जो स्टेट जनरल था, एक्टिव सिटीजंस ने इसको इलेक्ट करके क्या नाम दे दिया भाई साहब? नेशनल असेंबली, ठीक है, इट वाज नेम्ड एज द नेशनल असेंबली। ओके, न्यू हिम्स वेर कंपोज। हिम्स मतलब समझते हैं कविताएं, ठीक है, जैसे शिवाजी के पवाड़े आप जानते हैं, ठीक है, तो इस तरह के का जो लोगों को कनेक्ट करता हो, लोगों में जोश भरता हो, ठीक है। न्यू हिम्स वेर कंपोज, न्यू हिम्स वेर कंपोज, ओथ्स वेर टेकन, ठीक है, ओथ्स वेर टेकन, मार्टायर्स कमेमोरेटेड। मार्टायर्स कमेमोरेटेड मतलब इस लड़ाई में जिनकी मौत हो रही है उनको भाई साहब वीर गति प्राप्त हुआ, उनको श्रद्धांजलि दी जाने लगी, ठीक है। आजकल तो भाई साहब कोई भी कुछ भी हो जाता है तो पोस्टर लगा के हम भाई साहब चौराहे पे लगा देते हैं। आई डोंट नो व्हाट सेंस इट मेक्स, बट इफ द पर्सन हैज डन समथिंग रियली कमेंडेबल देन इट्स ओके। वरना तो हम कोई भी हत्या वगैरह रत्तो वगैरह कोई भी है उसका पोस्टर लगा देते हैं। बट यार यहाँ पे देखो ये क्यों किया जा रहा था? देयर वाज अ प्रोसेस कि इस बंदे ने तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दी है, तो तुमको जो मिला हुआ है उसका भाई साहब प्रोटेक्ट करो, और तुम्हारा भी बनता है कि तुम भी उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो मतलब हम जितने भी मार्टायर्स हैं, मार्टायर्स मतलब
जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको भाई साहब स्पेशल वो दिया जाने लगा, दर्जा दिया जाने लगा, ठीक है। मार्टायर्स वेर कमेमोरेटेड, कमेमोरेटेड मतलब उनको अलग से सम्मान दिया जाने लगा, ठीक है। तो न्यू हिम्स वे कंपोज, ओथ्स वे टेकन, ठीक है, ओथ्स टेकन होने लगे, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ठीक है। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया, ठीक है, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन, अलग अलग लॉज, जस्टिस, ये सब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से ऑपरेट होने लगा, ठीक है। इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी, तो जितने भी लोग होंगे उन सब के लिए सेम लॉ होगा, ठीक है। इसके पहले क्या था, आपने पढ़ा है देखो 9th में कि जो आपके नोबल मैन और क्लर्गी मैन है उन पे तो कोई लॉ लगता ही नहीं था, जितना लॉ इम्पोज होता था बेचारे गरीब पीजेंट्स पे होता था, ठीक है, इन पे तो कोई लॉ लगता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब पे इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी, ओके। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड, ठीक है, तो जितने भी आपके कस्टम ड्यूटीज थे और ड्यूज थे सबको भाई साहब बंद करा दिया गया, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड, इनको खत्म कराया गया। जबरदस्ती का कस्टम ड्यूटीज था, मतलब आप समझ लो कामोठे से पनवेल जा रहे हैं, एक टोल नाका लगा दिया, यहाँ पे भाई साहब कस्टम भरो, फिर कामोठे से भाई साहब आप खारघर जा रहे हैं, यहाँ पे एक टोल नाका लगा दिया, यहाँ पे ड्यूटी भरो, यहाँ से तो हर जगह पे आपको इतने सारे बैरियर्स में अगर टोल देना रहा तो जब तक आप अपना मान लेकर एपीएमसी मार्केट तक पहुंचोगे तब तक कितने ही जगहों पे टोल दिए रखोगे, 2 रुपए का माल भाई साहब आपको 50 रुपए में बेचना पड़ेगा, आप कहां से पैसा लाओगे, ठीक है। सो इसीलिए जितने भी इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज थे इनको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि ये खाली पीली लोगों का खर्चा बढ़ा रहे थे, जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी और जो फाइनल कंज्यूमर है उसका भी, ठीक है। तो इसके लिए सब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, तो इसके पहले वही पत्थर बट और कोई भी एक ऐसा ही उल्टा पुल्टा कोई भी चीज रख देते थे, बोलो ये 1 किलो का है, वैसा भी 1 किलो है, तो ये सब ठगे जाने की प्रोसेस थी, तो ये इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन ने, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड, तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया जहां पे प्रॉपर सील के साथ ये 1 kg का बट्टा है, जैसे आपने देखा रहेगा लोहे का बट्टा होता है 1 kg का, 2 kg का, वैसा क्या था उस पे सील कौन मारता है, गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये 1 kg का बट्टा है भाई साहब, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, मतलब आपके जो जनरल चलती भाषाएं थी उनको डिस्करेज किया जाने लगा, लोग अभी एक दूसरे से एक ही भाषा में कनेक्ट कर रहे थे विच वाज फ्रेंच, ठीक है, ताकि हम मतलब बटे ना रहे और ज्यादा एक साथ हो जाए। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ला पात्री, ली सिटोयन, उसके बाद ट्राई कलर आया, फ्लैग को रिप्लेस करता हुआ, उसके बाद ओथ्स लिए जाने लगे, हिम्स कंपोज हो जाने लगे, ठीक है, और जो मार्टायर्स थे उनको भाई साहब स्पेशल सम्मान मिलने लगा। देन व्हाट, देन फ्रेंच वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब ये सब लोग भाई साहब एक दूसरे से फ्रेंच में बातें करेंगे, रीजनल लैंग्वेजेस वे डिस्करेज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। So these were the steps that were being taken. The revolutionaries declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. Now what is despotism बच्चा बाड़ी? Despotism मतलब tyranny rule, ठीक है। Despotism मतलब क्या होता है? रुको रुको मैं दूंगा, ठीक है। Despotism मतलब क्या होता है? ये जो लोग हैं जो फ्रांस को लूट रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम फ्रांस को इनसे फ्री करें, ठीक है। तो revolutionaries declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people from the despotism, ठीक है। When the news of the events in the French reached to different, अभी देखो क्या हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हो रहा है और लोग जो जाग रहे हैं और मोनार्कियल रूल को ओवरथ्रो करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरे यूरोप में ये फैलने लगा। दिस स्टार्टेड इनगल्फिंग एंटायर यूरोप। Students and other members of educated middle classes began setting up Jacobean clubs, ठीक है। Now what are Jacobean clubs? What are Jacobean clubs? Students and other members of educated middle class began setting up Jacobean clubs. तो ये छोटे छोटे भाई साहब Jacobean clubs which are also known as secret clubs, इनको secret clubs भी बोला जाता था। They started setting these clubs up, ठीक है, okay. Students and other members of educated middle classes began setting up Jacobean clubs, okay. The activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. तो ये सब आर्मीज लेकर भाई साहब मूव इन करने लगे, ठीक है। तो their activities and campaigns prepared the way, तो इनको सब मतलब आइए भाई साहब हमारे किंगडम में आइए, ऐसा था। फ्रेंच आर्मीज को सारे कंट्रीज लोग वेलकम करने लगे, आइए भाई साहब, ठीक है, लेट्स
overthrow the monarchical rule in our state as well and establish democracy. So they were welcome, they were supported, they received complete support. These armies started receiving complete support. Okay? The activities and campaigns prepared the way for French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो जैसे जैसे फ्रांस का जो आर्मी था वो यूरोप में घुसता गया, वैसे वैसे नेशनलिज्म भी उनके साथ फैलता गया. We are fighting a war of nationalism. We are fighting a war to establish nation states, and this started spreading. और यूरोप पूरे यूरोप में फैलता गया तो पूरे एशिया में भी फैलता गया, धीरे धीरे पूरे ग्लोब में फैल गया. विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ द टेरिटरी, अभी आप देखो कैसे फैल रहा है ये, ठीक है, ये यहां से चालू हुआ भाई साहब फ्रांस और ये पूरा फैल गया है. विद द वाइड स्वैथ ऑफ द टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल, और इसके मेन जो किरदार थे वो थे नेपोलियन. नेपोलियन बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे और उनको वॉर टैक्टिक्स भी बहुत अच्छे से आता था. ठीक है, विद इन द स्वैथ ऑफ territory under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो बहुत सारे रिफॉर्म्स वो करने लगे. ठीक है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. ठीक है, तो एक चीज तो हो गई भाई साहब. देखो क्या हुआ, पहले लुईस हटा, नेशनल असेंबली हुआ. नेशनल असेंबली ज्यादा दिन चल नहीं पाया, वीक था, इसलिए नेपोलियन ने उसको रिप्लेस किया. लेकिन नेपोलियन के आते बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, समाज में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई. यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई. लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, फिर से डिक्टेटरशिप आ गया. ठीक है, to a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. In the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. तो इन्होंने काफी सारी चेंजेस लाई. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नेपोलियन मेड अ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, मतलब वेट्स एंड मेजर्स का लाना, राइट टू प्रॉपर्टी को लाना. ठीक है, ये सारे जो बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं वो नेपोलियन ने लाए. ठीक है, ओके. सिविल कोड ऑफ 1804, तो नेपोलियन का जो सिविल कोड था 1804 वो क्या था? द सिविल कोड ऑफ 1804 डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. तो जितने भी प्रिविलेजेस आपको मिलते थे बाय बर्थ, क्योंकि मैं एक खानदान में पैदा हुआ हूं, क्योंकि मैं एक टिपिकल फैमिली में पैदा हुआ हूं, तो मुझे ये सब जो राइट्स हैं वो बाय बर्थ मिलेंगे, ये सब भाई साहब बंद हो गए. विथ ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, बाय बर्थ. एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो ये क्या हो गया भाई साहब? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ठीक है, established equality before the law, सब लोग भाई साहब लॉ के ऊपर बराबर हैं. Secured the right to property, तो right to property ये भी हो गया भाई साहब आपका. ओके, this code was exported to the regions under French control. ठीक है, कहां कहां पे एक्सपोर्ट हुआ? पूरे जितने भी रीजन से अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ये सब उसमें एक्सपोर्ट हो गया. तो ये नेपोलियनिक कोड था. ठीक है, सारे प्रिविलेजेस ड्यू टू बर्थ भाई साहब बैन हो गए. एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी, सब लोग लॉ के सामने सेम है, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. इसके बाद अपन पढ़ेंगे वेट्स एंड मेजर्स भी उन्होंने लाए. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वर अडॉप्टेड. इन द डच रिपब्लिक, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन सिंप्लीफाई हो गए. इन द टाउन्स टू, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव. जितने भी आपके गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे टाउन्स में, जो टैक्स रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको रिमूव कर दिया गया. ठीक है, नेपोलियन अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से नेपोलियन ने खत्म कर दिया. ठीक है, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम. तो फ्यूडल सिस्टम कैसा होता था? जैसे मैंने आपको बोला कि एक बड़ा सा कंट्री है, ये एक राजा है, सारे पार्ट्स में से कर वसूली करना है, मतलब रेवेन्यू वसूली करना है. तो उन्होंने भाई साहब ए बी सी डी ई एफ ऐसे फ्यूडल लॉर्ड्स रख दिए, और इनको भाई साहब बोल दिया कि भाई साहब मुझे तो हर जगह से 10 रुपए चाहिए, हर फील्ड से 10 रुपए चाहिए, अब उसके ऊपर तुम्हारी कमाई. ठीक है, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे. ये फ्यूडल लॉर्ड्स ने कॉमन लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया. जितना ये राजा को देते थे उससे कहीं ज्यादा खुद लेते थे. ठीक है, जिससे कॉमन लोग बहुत ज्यादा शोषित होते थे. दे वर एक्सप्लॉइटेड अलॉट. सो नेपोलियन पुट अ बैन टू ऑल दिस फ्यूडल सिस्टम. ठीक है, ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज. सर्वडम अपन डिस्कस कर चुके हैं. मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर मेनोरियल ड्यूज? जैसे मुझे खेती करनी है, खेती करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है. जमीन पे आपको भाई साहब फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, फिर उसका देख रेख करना पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. ये सारा खर्चा है आपका, है ना? कहां से लाएंगे आप? जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो किसान का खर्चा बढ़ जाता है. तो ये लोग क्या करते थे? लोगों से पैसा उधार लेते थे. पैसा उधार लेते थे, फिर उसको चुका नहीं पाते हैं तो ये ड्यू बढ़ता जाता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक टाइम पे, और इन लोग भाई साहब जो लोग से पैसा लेते तब तो बैंक्स नहीं थे,
तब ये सरकारी महाजन लोगों से पैसा ले, मतलब जो गांव के महाजन लोग होते हैं उनसे पैसा लेते थे, ठीक है। एंड बाय द टाइम दे ट्राइड टू पे द, वो उसमें भाई साहब इंटरेस्ट लगा लगा के इतना बड़ा कर देते थे वो अमाउंट कि भाई साहब तुमने अगर 10,000 लिया रहेगा तो आज 2 साल में उसका 10 लाख हो गया है। तो अभी वो बेकार किसान कहाँ से दे, ठीक है, नहीं दे सकते, जमीन दे दो, तो ये हो गया उसका मेमोरियल ड्यूज। इस तरह से शोषित होते थे लोग, ठीक है। सो इस तरीके का शोषण चलता था। पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फ्रीडम। तो इनको सबको एक नया फ्रीडम, इन्होंने भाई साहब नेपोलियन को पूरा पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि नेपोलियन ने पूरा काया पलट कर दिया इनके जीवन में, ठीक है, क्योंकि इनको एक नया फ्रीडम मिल गया, दे गॉट अ न्यू फ्रीडम। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर began to, क्या हो जाएगा भाई साहब, realize that uniform laws, ठीक है, standardized weights and measures, a common national currency, ठीक है, would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another, ठीक है। तो ये इन सबको समझ में आ गया कि जो यूनिफॉर्म लॉज है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स है और एक कॉमन नेशनल करेंसी, ये क्या करेगी भाई साहब, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो इससे भाई साहब हमारा धंधा बढ़ेगा, ठीक है, इससे लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो लोग सोचना चालू करेंगे, ठीक है। So that was what was happening, ठीक है, in the entire नेशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। ओके